हेलो फ्रेंड्स, यस के टारगेट एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से ऐसे प्रश्न जहां छात्र सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। दोस्तों, क्योंकि यहां से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपकी परीक्षा के लिए ये वीडियो और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ वीडियो देखने के बाद आप दोबारा अब छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये प्रश्न जितने भी हैं ये सब परीक्षा में रिपीट किए गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, 4 विकल्प दिए हैं। इसमें से आपको बताना है सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वो कोई भी भाषा हो, यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इंग्लिश में उसको लेटर बोलते हैं और हिंदी में वर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में भी आपका A to Z ये वर्ण ही होता है। टोटल कितने वर्ण होते हैं? 26 वर्ण इंग्लिश में होते हैं। अब हिंदी वर्णमाला की हम बात करेंगे आगे वीडियो में। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। यदि वर्ण व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखा गया है, जैसे क के बाद ख, इस प्रकार से क्रम में और व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखा गया, तो उसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे जब तक वह व्यवस्थित रूप में लिखा न गया हो। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? दोस्तों, इसका सूत्र होता है अकुह विसर्गनीय नाम कंठ। इसका एक फार्मूला होता है अकुह विसर्गनीय नाम कंठ, यानी अ कु मतलब क वर्ग और ह और विसर्ग ये कंठ के अंतर्गत आते हैं। यानी कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कु माने क वर्ग, क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग जो भी है आपका पांचों अक्षर, ये आपका कंठ ध्वनि में आएगा। उच्चारण हम करके देख लेंगे, कंठ से ही इसका उच्चारण होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य मतलब जिनका उच्चारण मूर्धा से, यानी उच्चारण करते समय जिस जिह्वा हमारी जिस स्थान को स्पर्श करती है उन्हें ही उसका उच्चारण स्थान बोला जाता है। जैसे हम ग का उच्चारण करेंगे तो कहाँ से आवाज आती है? कंठ से। घ का उच्चारण करेंगे तो कंठ से। इसी प्रकार से ईचु ऐसा नाम तालु, ईचु ऐसा नाम ज का उच्चारण करेंगे तो तालु से। इसका भी उच्चारण झ का करेंगे तो तालु से होता है। और ढ ढ प फ, इसका उच्चारण ओष्ठ होता है, प फ। ऋतु रसायना मूर्धा, ये मूर्धन्य है। तो कह रहा है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो ये आपके ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन है। चार का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण, इनका एक सूत्र होता है 24 घंटे संघर्ष करो। 24 घंटे संघर्ष करो, यानी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा संघर्षी वर्ण जो होते हैं स स स है, ये आपके क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इनको महाप्राण। और 135 यानी पहला वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा और पांचवा अक्षर ये अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। तो दोस्तों, अल्प प्राण कौन सा है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का कौन सा है? क और ग। अल्प प्राण व्यंजन क और ग हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं बच्चे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों, नासिक के व्यंजन की बात कर रहा है। तो नासिक के व्यंजन कौन सा है? आपका इय है। इय, अंग, ड़, न, म, ये आपके नासिक के व्यंजन कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है, यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? दोस्तों, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ और कंठ तालव्य। तो ए ऐ वर्ण को क्या कहा जाता है? कंठ और तालव्य कहा जाता है। ये कंठ, इसका एक सूत्र होता है, इदयतो कंठ तालु, इदयतो कंठ तालु, इसका एक फार्मूला है। यानी ए ऐ जो ध्वनियां होती हैं ये आपके कंठ और तालु के अंतर्गत आती हैं। ए ऐ, इदयतो कंठ तालु, वह केवल आए जाए, केवल वह पूछे, वकारस्य दंतोष्ठव, इसका एक फार्मूला होता है, वकारस्य दंतोष्ठव, यानी वह दंत प्लस ओष्ठ। यही दो चीज ऐसी हैं कि आपको परीक्षा में फंसा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए ऐ आपके कंठ और ताल होते हैं, वह होता है दंत और ओष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठव। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन सी है? दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह, तो अयोग वाह हिंदी वर्णमाला में याद रखिएगा अंग ह। ये दो वर्ण हैं जो हिंदी में अयोग वाह की संज्ञा इनको दी गई है, अंग ह को। दोस्तों, जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सब परीक्षा में रिपीट किए गए प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन की बात कर रहा है, तो द्वित्व व्यंजन इसमें है दिल्ली में। दोस्तों, द्वित्व व्यंजन दिल्ली, यह ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स स स ह कौन से व्यंजन है? दोस्तों, इन व्यंजन को बोलने में ऊष्मा निकल रही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स स स ह, इन दोनों चारों को वर्ण को बोलने में ऊष्मा निकल रही है, इसलिए यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी। यह ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी इनको बोलने में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत, स स स ह, ऊष्मा निकल रही है, इसीलिए इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? दोस्तों, नवीन विकसित ध्वनियां आपकी नुक्ता चिन्ह, यानी जिनमें नुक्ता चिन्ह लगा रहे, नुक्ता, ये जो सब अक्षरों के नीचे एक बिंदु लगी रहती है उसको नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। इसका आदिकाल में ही वर्णन मिलता है। तो विकसित ध्वनियों में ये आपके नुक्ता वाले अक्षर आएंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? दोस्तों, घोष वर्ण आपका कौन सा है? घोष वर्ण ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, घोष वर्ण ये है। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक, जिसको अब नहीं माना जाता, यानी पहले जो वर्ण थे लेकिन अब आधुनिक काल में उनको हटा दिया गया है वर्ण से, तो यानी अमानक ध्वनियां ये आपकी है। पहले इसको जैसे झूला लिखा जाता था तो इसका इस्तेमाल किया जाता था, अब इसको अमान्य कर दिया गया है, यानी अमानक ध्वनियां ये है। अगला प्रश्न है, क ज ग ज फ ध्वनियां किसकी है? तो क ज ग ज फ ये नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, इनका उच्चारण जल्दी कोई कर नहीं पाता। ज क ग ज फ, ये इस तरीके से उच्चारण किए जाते हैं। तो कह रहा ध्वनियां किसकी हैं? तो ये ध्वनियां किसकी हैं? तो ये ध्वनियां हो जाएंगी आपकी अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। दोस्तों, ये बहुत विवादित क्वेश्चन होता है, ध्वनियां करेक्ट नहीं मिलती, कहीं कहीं और कम भी मिलता है और ज़्यादा भी मिल जाता है कहीं कहीं। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है, 52, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ, इसको कौन सा छ बोलते हैं? यह है संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर में आएगा। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? तो यह है संयुक्त वर्ण आती है। और किससे बना है? क, श और अ से। ये
छ इस तीनों वर्णों से मिलकर बना है, तो ये संयुक्त वर्ण कहलाता है। यानी संयुक्त वर्ण कितने हैं? छ, त्र, ज्ञ और एक है श्र। यानी ये ध्वनियां संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती हैं, कई अक्षर कई वर्णों के मेल से बनी हुई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अब आप देख सकते हैं छ किसके, क, श, अ किसके बाद आता है? यहाँ बहुत बारीकी से देखना है, किसके बाद आता है? क के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पहला सही है। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज और य से, ज और य से ज्ञ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों अघोष वर्ण पूछ रहा है, तो अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा आपका? स। ये आपकी अघोष ध्वनियां है, स। अगला प्रश्न कह रहा है, घ का उच्चारण स्थान कौन है? तो घ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। अभी हम बात की अकुह विसर्ग नियनाम कंठ है, यानी क वर्ग में जितनी भी ध्वनियां आएंगी सारी कंठ के अंतर्गत आती है। क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग, अ, आ और विसर्ग, ये ध्वनियां कंठ के अंतर्गत आती हैं, अर्थात यहाँ दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन की बात कर रहा है, तो संयुक्त व्यंजन भी बात किए, ज्ञ, ज्ञ यानी ज्ञ। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दोस्तों ऋतु लसा नाम दंत, इसका सूत्र होता है ऋतु लसा नाम, ये दोस्तों इसका सूत्र होता है ऋतु लसा नाम दंत। यानी ऋतु मतलब त वर्ग, ल और ये स, ये दंत के अंतर्गत आती हैं। यहां देख लेंगे, त दंत में आ गया, न दंत में त त न ये भी आएगा, द भी आएगा और ट नहीं आएगा। ऋतु रसाड़ा मूर्धा यानी मूर्धन्य है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो आपका ट नहीं है, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ और अकारांत। दोस्तों इनको अकारांत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। छ वर्ण किसके योग से बना है? अभी हम बात किए छ वर्ण क और श से बना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? तो स्वर कुल कितने हैं? 13 स्वर हैं कुल। तो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए और इ। इ आपका स्वर नहीं है, इ, बाकी ये तीनों स्वर हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन ट वर्गीय नहीं है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ट वर्गीय? ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ड़ यानी घ। घ दोस्तों क वर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है व्यंजन, 33 व्यंजन टोटल है। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? दोस्तों जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, कौन कौन? अग्र स्वर और मध्य स्वर तथा पश्च स्वर। पश्च स्वर है, तो पश्च स्वर कौन सा है? आ, ई, ज और ढ। इसमें से पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा दोस्तों, पश्च स्वर में आ आएगा। अगला है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है? दोस्तों अयोगवाह पूछ रहा है, तो अयोगवाह इसमें से कौन सा हो जाएगा? विसर्ग को अयोगवाह बोला जाता है। यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। जितने भी विसर्ग इस तरीके से होते हैं उसको अयोगवाह बोला जाता है। विसर्ग जितने हो अयोगवाह में आएंगे। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है?
दोस्तों छ ध्वनि च छ यानी इच्चु ऐसा नाम तालु, तालु कहीं दिख रहा है, तालव्य, इच्चु ऐसा नाम तालु यानी च वर्ग में जो ध्वनियां आती हैं वो तालु के अंतर्गत आती हैं। च वर्ग की ध्वनियां तालु में आएंगी। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछ रहा है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है, ये आपका और ये तीनों क्षत्रज्ञ, ये तीनों आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये श संयुक्त व्यंजन नहीं है, केवल वर्ण है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं। इच्चु ऐसा नाम तालु यानी च वर्ग जो भी होते हैं वो तालव्य कहलाते हैं। इच्चु ऐसा नाम तालु, इच्चु ऐसा नाम तालु, ये तालु अंतर्गत, ई और च वर्ग, ये और श, ये ध्वनियां तालु के अंतर्गत आती हैं। अर्थात 33 नंबर की क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। च, छ, ज और झ ये ध्वनियां तालु हैं। अगला प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो दोस्तों ये र, ल, व आपके किस वर्ग के व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण अंतर्मन से होता है, अंदर से आवाज आती है इनके उच्चारण करते समय। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है। दोस्तों अनुनासिक का संबंध कहाँ से होता है, तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक ध्वनियों का संबंध नाक और मुंह दोनों से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अनुनासिक व्यंजन कहाँ होते हैं, वर्ग के प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर और पंचम अक्षर। दोस्तों अनुनासिक ध्वनियां व्यंजन जो होते हैं वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं, यानी जैसे पांचवा अक्षर पहला ङ, ञ, ड़, न और म, ये आपके क्या कहलाते हैं, पांचों अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, अभी हम बात कर चुके हैं। कितने स्वर हैं, 11। मेन स्वर 11 होते हैं, बाकी 13 माने गए हैं। अगला प्रश्न है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ यानी कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो कंठ प्लस ओष्ठ का इदयतो कंठतालु, उदवतो कंठोष्ठम, उदवतो इसका सूत्र होता है उदवतो कंठोष्ठम, यानी ओ अ जो ध्वनियां होती हैं वो कंठ प्लस ओष्ठ के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। दोस्तों भाषा निर्माण की जो इकाइयां होती है उनका सही अनुक्रम बताना है आपको। तो इसका कौन सा सही होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ध्वनि, फिर शब्द, पद, तब वाक्य आते हैं। पहला ध्वनि है, फिर ध्वनि के बाद जब कई ध्वनियां मिलती हैं तो शब्द बनता है, जब कई शब्द बनते हैं तो पद, पद से एक वाक्य बनता है। अगला शब्द, ये क्या है, शब्द ध्वनि, ये गलत है दोस्तों। शब्द के बाद वाक्य ध्वनि, ये भी गलत है। पद वाक्य ध्वनि, ये भी गलत है। यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के स्थान पर आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर उच्चारित व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम क्या होगा। इसका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको देना है। ए ऑप्शन दिया है, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों में आपको कंठ, ताल, वर्त्य, दंत्य और ओष्ठ्य अनुक्रम लिखा गया है। क से शुरू होता है, जैसे क से शुरू होता है वर्णमाला तो पहला आपका कंठ होता है, दूसरा इचु ऐसा नाम च से शुरू होता है, ये ताल होता है, ये कंठ यानी क वर्ग कंठ, फिर च वर्ग ताल, ऋतु रसाणा मूर्धा, इसको मूर्धा नहीं दिया है तो वर्त दिया है दोस्तों। फिर दंत आता है, फिर ओष्ठ आता है, प फ ब भ म, यानी प वर्ग ओष्ठ के अंतर्गत आएगा। यही ओष्ठ लास्ट में यही है, तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो दोस्तों प्रयत्न के आधार पर यह पार्श्विक ध्वनियां कहलाती हैं, पार्श्विक और द्विपार्श्विक, ये 2 ध्वनियां होती हैं प्रयत्न के आधार पर। तो ये ल आपका पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। ल जिसको बोलने में जीवा बीच से मुड़ जाती हो,
वो आपके पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो दोस्तों 42 नंबर ग 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको ये बताना है कौन सी अघोष ध्वनियां हैं। तो इसमें से कौन सी अघोष ध्वनि है? तो इसमें से अघोष ध्वनियां हो जाएंगी प और फ। प और फ अघोष ध्वनि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट किए गए हैं परीक्षा में। तो अगला प्रश्न चलते हैं, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे अंत में कौन सा आता है? क्रम, कृषाणु, कृषक, क्लीव। दोस्तों ये सबसे अंत में आएगा, क्लीव। दोस्तों क्योंकि क के बाद ल लिया गया है, ल, तो क्योंकि ल बस इससे भी पहले आएगा, इससे भी पहले आएगा और इससे, इसलिए यहाँ पर क्लीव जो है ध्वनि ये सबसे पहले है। आधा क लिया है इसलिए सबसे पहले वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विवृत स्वर है। विवृत स्वर दोस्तों कौन सा है? तो विवृत स्वर आ है, आ विवृत स्वर है आपका, यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है। तो तालु, इचु, ऐसा नाम तालु। दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए। तो तालव्य वर्ण कौन सा है? इसका विकल्प चुनना है। 1 2 3 है, 2 3 4 है, 1 3 4 है और 1 और 4 है। कौन सा तालव्य वर्ण होगा? तालव्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? पहला, और यानी डी ऑप्शन सही है, 1 और 4, 1 और 4। इचु ऐसा नाम तालु, यानी च वर्ग में जो होता है वो तालु कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो दोस्तों तालव्य नहीं है, च वर्ग में जो भी आता है वो तालव्य होता है, क वर्ग कंठ होता है, यानी ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं, इ, अंग, ड़, न और म। ये आपके हिंदी में कितने अनुनासिक व्यंजन? 5 होते हैं, वर्ग के अंतिम अक्षर यानी पंचमाक्षर इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न, स्पर्शी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो स्पर्शी व्यंजन किसे कहा जाता है? तो स्पर्शी व्यंजन ध्वनियां होती हैं, ये आगे बढ़ा देते हैं। स्पर्शी व्यंजन आपका इसमें से झ है, झ दोस्तों, क्योंकि स्पर्शी व्यंजन कहाँ से? क से म तक, यानी 25 वर्ण जो होते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो क से म के अंतर्गत ये वर्ण आएगा झ, बाकी सब म के बाद है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो हमारी आसानी से पहुंच जाए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली करवाए जाते हैं।